सो वंस मैं सबको ज्वाइनिंग ऑप्शन दूं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आप लोगों की असाइनमेंट्स बहुत अच्छी थी, एक्सेलेंट। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के स्टार्ट में अगर किसी का कोई पॉइंट बट आई वाज लाइक कि वो मिसिंग है तो मैं ज़रूर कम्युनिकेट कर दूं। आई होप के जिन लोगों को पॉइंट्स मैंने बताए थे वो समझ आ गई होगी। यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपकी असाइनमेंट थी और कुछ लोगों ने एक्सेल पे भी काम किया हुआ था। आई होप कि उनको मैनुअल भी करना आता है, और जिन लोगों ने मैनुअल खुद से सारा कुछ किया हुआ था आई होप कि उनको एक्सेल पे भी करना आता है। एक्सेल बहुत एक हेल्पिंग टूल है। टूल्स आपके पास आपकी टूल किट में होने चाहिए। सो आप जो है उनको जब ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। मैम जो कहते हैं जी। एक्सेल है उस पे कहते हैं हम पेपर देना पड़ेगा, मतलब कि वो यूज करना पड़ेगा, मस्ट है वो? नहीं, नो पेपर के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि प्रैक्टिकली आगे जाके आपको कभी डेटा हैंडलिंग करनी होती है तो वो मैनुअली हैंडल करना समटाइम मुश्किल होता है। सो वो आपको आसानी होगी, एटलीस्ट आप गुड फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट ले आएंगे और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर अगर यूज़ कर लेंगे, उनके प्रिंट्स लेकर अटैच कर देंगे तो विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि अगर ग्राफ आप बना भी लेते हैं एक्सेल पे तो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था सीखना। सो आप लोगों ने बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाई थी, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई होप कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही हम सीखते चले जाएंगे। सो वेरी नाइस, अप्रिशिएटेड। लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा आपको जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम वेरिएंस कैलकुलेट करना सीखा था। सो वेरिएंस से पहले जो हमने वेरिएशन जो सीखी, सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हमने यूज की डेटा की स्कैटरनेस चेक करने के लिए, दैट वाज द रेंज। फिर हमने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किए तो हमने Q3 माइनस Q1 कैलकुलेट किया। फिर इन बिटवीन हमने जो था वो इसके बाद स्टडी किया हमने अपना बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट और 5 पॉइंट समरी। 5 पॉइंट समरी आपने लिखी भी और फिर आपने उसमें से इंफॉर्मेशन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से आपने स्क्यूनेस को एनालाइज किया था कि अगर प्लॉट हमने बना लिया या बनाया आपके सामने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है तो हाउ कैन यू चेक द स्क्यूनेस। तो Q3 माइनस Q2 एंड Q2 माइनस Q1, ये दो चीज़ें कैलकुलेट आप करते हैं। सो इफ ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है तो अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन लेते हैं कि स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, स्क्यूनेस इज नेगेटिव एंड नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस एट ऑल। सो ये हम लोगों ने सीखा था। फिर हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बहुत आसानी से मिल जाती है इफ़ वी हैव कैलकुलेटेड वेरिएंस। सो वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है। सो यहाँ तक हमने सीखा था, ये सारा कुछ हमने किया था। मोस्टली आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि 5 पॉइंट समरी हमें यहाँ से नोट करके बता दें अलोंग विद द स्क्यूनेस। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको Q1 प्रोवाइड कर दिया जाता है, Q3 बता दिया जाता है, डेटा की मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अलोंग विद द मीडियन, और आपको कह दिया जाता है कि इस डेटा का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आप खुद बनाकर दिखाएं। सो वो भी हम बना सकते हैं। 5 पॉइंट समरी प्रोवाइड कर दी जाएगी तो प्लॉट बनवाया जाएगा, और अगर प्लॉट प्रोवाइड किया गया है तो भी आपसे 5 पॉइंट समरी अलोंग विद द स्क्यूनेस पूछी जा सकती है। फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर हम आते हैं तो हमने वेरिएंस कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज जो सीखे थे,
उनमें से हमारे पास the first one is like this and the second one is also written here. So आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपने कुछ देखा, एग्जाम्पल्स वगैरह देखी कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है, ये 3.1 या फिर ये 3.2? आपको क्या सही लगता है कि हम ये आसानी से यूज कर सकते हैं? मीन इज हियर। या दोनों सही हैं? दोनों एक जैसे हैं? मे बी मैम अभी प्रैक्टिस नहीं की तो अभी नहीं पता। कोई बात नहीं, आप वेरी गुड और बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है, क्योंकि जब तक हम एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते ना, हम जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फार्मूलाज तो एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम जब वैल्यूज पर अप्लाई करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हमें अंदाजा होगा। मोस्टली जो फीडबैक हमें मिलता है ना, ये वाला फार्मूला ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फॉर्मूला सही लगता हो, ये जो 3.1 है ये वाला। अगेन डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। आपको कोई कभी फोर्स नहीं करता है कि बाय फोर्स आप जी ये 3.1 ही यूज करते हुए आंसर बताएं, या फिर कोई बाय फोर्स आपसे कहे कि 3.2 ही यूज करते हुए हमें आंसर दें। आपको क्वेश्चंस में भी मोस्टली बस द डिमांड इज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, सो यू विल यूज योर फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, जो आपको सही लगे, जो आपको बेहतर लगे। सो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह से इन्होंने ये बताया, whether 12 boys and 13 girls in a class of 25 students were given a test. The mean mark for 12 boys was 31 and standard deviation of the boys' marks was 6.2. The mean mark for the girls was 36 and the standard deviation of the girls' marks was 4.3. Find the mean mark and standard deviation of the marks of the whole class. पूरी क्लास की आपने बताने हैं कि ये तो अलग अलग बताई हुई है ना उन्होंने, बॉयज की अलग और गर्ल्स की अलग बता दी है, तो पूरी क्लास के लिए हम उसको किस तरह से कंबाइन करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा टास्क है। अगर आपको याद हो तो हमने अरिथमेटिक मीन के चैप्टर में ये चीज सीखी थी कि अगर मुझे अलग अलग मीन्स बता भी दिए जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मीन बताया जाता है बॉयज का और ये मीन बताया जाता है गर्ल्स का, तो फिर हम इस तरह से ऐड करके टोटल मीन हमें नहीं लेना चाहिए। ये जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे ना मीन के, आपको याद है ये चीज? बल्कि अब आप उसको रीइंफोर्स भी करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्विज भी प्लान्ड है कि वो हमने मीन रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 2 है उसका हमने क्विज लेना है। सो व्हेनेवर टू मीन्स आर गिवन टू यू, प्रोवाइडेड टू यू, तो आपने उनको इकट्ठा करके टोटल मीन नहीं बताना, बल्कि आपने उसी फॉर्मेलिटी में रहना है कि न्यूमरेटर में आपने टोटल्स मेंशन करने हैं और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्वेशन का काउंट लिखना है। ये आपको याद है हमने किया था? अगर याद आपको होता है तो फिर आपको रिवाइज करने में भी मुश्किल नहीं होगी। कोई कुछ कह रहे, कोई हल्की सी मुझे आवाज आई थी। ओके, सो आपने अकॉर्डिंगली मीन्स को कंबाइन करना है, और ये मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ। आपके क्वेश्चन जो है ना, फिर इसको आगे खुद से लेकर जाइएगा। So the given information is like this. यहाँ पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाइए। 13 बॉयज हैं, so NB is equal to 13 and number of girls, हमें 12 बॉयज थे, and 13 are girls। ये काउंट हमने लिख लिया, तो टोटल काउंट को आप n के साथ शो कर दें।
total count is 25. इनको टेस्ट दिया था 25 स्टूडेंट्स को. द मीन मार्क फॉर द 12 बॉयज वाज 31. सो यहाँ पर अगर आप मीन कैलकुलेट कर किया आपने, मीन फॉर द बॉयज इज 31 and मीन फॉर गर्ल्स जो टेस्ट में उनके मार्क्स थे, बताइए वो कितने हैं. मीन फॉर द गर्ल्स इज, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख देते हैं. बॉयज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 6.2. द मीन मार्क 36 है गर्ल्स के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.3. और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 25 है. क्वेश्चन उन्होंने हमसे ये कहा है कि फाइंड द मीन मार्क एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द होल क्लास. ये अलग अलग ग्रुप में ना बताएं, हमें टोटल लेकर बताएं. तो आपने याद रखना है कि whenever the overall average is required from the group average, उसको आपने x बार कहना है. और x बार कैलकुलेट इस तरह से करना है कि sum of the first group and sum of the second group. यहाँ पर आपने sums लेने हैं और देन उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेकंड ग्रुप. इस फॉर्मूला को आपने यूज करना है. ठीक है. इसी तरह से जब आप स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे तो आपने क्या करना है, ये जो आपको सम मिलेगा, मुझे बताइए मैं इसका क्या नाम रखूं. सम ऑफ बॉयज स्कोर प्लस सम ऑफ गर्ल्स स्कोर, इसका हम क्या नाम रखें. कौन सा सम है, इसको टोटल सम कह दें इसको. सही है. तो ये आपका जो न्यूमरेटर है ना, इसमें आपने टोटल सम लिया हुआ है और वो टोटल सम आपका 25 ऑब्जर्वेशन का बन गया है. इंस्टेड ऑफ दैट वाज द सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स एंड दैट वाज द सम ऑफ 13 स्टूडेंट्स. अब जो मुझे सम मिला है वो 25 स्टूडेंट्स का है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा प्लीज मुझे सब देखकर बताएं कि इसमें से तो नहीं कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही है. गर्ल्स के मार्क्स की जो एवरेज है वहां से आप सम ले सकते हैं और वो किस तरह से लेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग. मुझे लग रहा है कि कहीं ध्यान कहीं और तो नहीं, आप लोग क्लास ज्वाइन करके कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए. मैं नहीं मैम. सुलेमान आप सही कह रहे हैं. लेट मी सेंड द ज्वाइनिंग ऑप्शन वंस अगेन. आप लोग प्लीज आप ऑनलाइन रहते हैं ना तो ध्यान से भी सुन लिया करें क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट की डिमांड है. फिर मुझे क्लास पार्टिसिपेशन के लिए भी क्लिक करना होता है और अपने पास अपडेट करना होता है लिस्ट में, तो टाइमली रिस्पांस भी दिया करें. ओके मैम. ऑल ऑफ यू आर माशाल्लाह वेरी गुड. थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है. तो ये हम लोग कर रहे थे. सुलेमान हमें बता रहे थे कि जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है ना, फॉर एग्जांपल बॉयज के लिए, तो वो सम ऑफ द बॉयज स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज. सो यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आई कैन गेट द सम. आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दें इन शॉर्ट, तो आपको सम जो है वो मिल जाएगा. तो इस तरह से सम आपने यहाँ पर इनपुट करके तो अपनी पूरी क्लास का हम अपना सम ले लेंगे और देन उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ग्रैंड एवरेज का आंसर मिल जाएगा हमें. लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से लेंगे, एनी आइडिया. और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो कौन बताएगा हमें कि क्या फॉर्मूला होता है. वकार नजीर है, अमार नदीम, वकार नजीर. यस मैम.
जी जी इसका फॉर्मूला पूछो दोबारा, बोलिएगा, वो मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही थी। जवेरिया, क्वेश्चन मैंने ये पूछा आपसे कि हमारे पास सिंपल जब ऑब्जर्वेशंस दी हुई होती है ना, फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ वैसे ऑब्जर्वेशंस, तो उनमें से मैं वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त क्या फॉर्मूला यूज करूँ, ये पूछ रही मैं, यानी वेरिएंस मुझे कैलकुलेट करना है, सो हम क्या फॉर्मूला यूज करें। उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको बताई नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया है गर्ल्स के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन बॉयज के लिए बता दिया है, वो अलग से 6.2 बताई हुई है, ये अलग से 4.3 बताई हुई है। मीन्स को तो हमने इकट्ठा कर लिया था, एक बड़ा मीन कैलकुलेट कर लिया पूरी क्लास के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशंस को मैं किस तरह से कंबाइन करूं, क्या करें हम। फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ जो आप लोगों ने स्टडी किया था। ये है 3.2 फॉर्मूला। अब मुझे जब सम एक्स ग्रैंड मिल गया है तो क्या मैं सम एक्स स्क्वायर ग्रैंड भी ले सकती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी। यहाँ पर देखिए, ये जरा मुझे बता दें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बॉयज के लिए जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, सम ऑफ एक्स स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार बी होल स्क्वायर, ये मैंने सही लिखा, सही है ये? सही है ना। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने मीन अपनी पूरी क्लास का तो कैलकुलेट कर लिया, ये मुझे मिल गया है, लेकिन मैं अगर वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहती हूँ ना, तो मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर बी मिलेगा, और इसी तरह से गर्ल्स की जो वेरिएशन उन्होंने दी हुई है वहां से गर्ल्स की वेरिएशन का फॉर्मूला मैं यूज करूँ, तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ सम एक्स स्क्वायर गर्ल्स, तो लेकिन फिर हम वहां से सम एक्स स्क्वायर टोटल मुझे चाहिए असल में, तो वो मैं कैसे ले सकती हूँ, यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस इक्वेशन में से इसको कैलकुलेट करें, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गर्ल्स गिवन है, पता है, हमें बताया हुआ है एन को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे ले जाके, और ये जो प्लस माइनस हो रहा है वो साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। गर्ल्स की स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स की 4.3 है और मीन 36 था, तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं 4.3 लिख दूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में यूं स्क्वायर रूट होता है, सो 4.3 इज हियर। इसका अगर मैं स्क्वायर ले लेती हूँ ना, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर जी ओवर, और गर्ल्स कितनी है, 13 है, यहाँ पर 13 लिख देते हैं, और मीन जो गर्ल्स का इन्होंने बताया हुआ है इट्स 36, यहाँ पर हम 36 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप जरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इस चीज को लेना चाहती हूँ, तो मैं ले सकती हूँ, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस मैम। सो अब आपने क्या करना है, अब आपको समझ आएगी कि यहाँ से आपने सम you need to extract sum of x square for girls data and then आपको चाहिए sum of x square for boys data। जब आपको ये मिल जाएगा ना, तो आपके पास ग्रैंड आपकी पूरी क्लास का स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस का आपको सम मिल जाएगा जो कि 25 है। तो यहाँ से जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप फिर ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं, सम एक्स स्क्वायर ओवर एन, और एन 25 हो जाएगा माइनस एक्स बार जो आपने ग्रैंड कैलकुलेट किया हुआ है। सो यहाँ से फिर आप अपनी पूरी क्लास का जो है ना वेरिएंस वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें सिर्फ ट्रिक यूज हो रहा है, आप लोगों ने माशाल्लाह मैथ्स पढ़ा होगा, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑल, वहां से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता होगा। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कौन सी, एक्स स्क्वायर जी
और एक्स स्क्वायर बी आपने कैलकुलेट करना है, और फिर एक्स स्क्वायर जी और एक्स स्क्वायर बी को ऐड करके आपने टोटल अपनी ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम जो है वो आपको मिल जाएगा. देन यू कैन पुट दैट इन द फॉर्मूला हियर, और n हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो 25 है. सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपने याद रखनी है. सो नेक्स्ट हम चलते हैं. फॉर्मूला हम देखेंगे वेरिएंस का, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लेकर आना है. आप मुझे बताइए कि यही वाला जो फॉर्मूला वेरिएंस का है, मैं इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर जाना चाहूँ तो फिर मैं इसको फ्रीक्वेंसीज कहाँ पर और कैसे लिख सकती हूँ? आपने मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट किया था, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ. आपने लिखा था सम अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय n, where n is equal to sum of f था. फ्रीक्वेंसीज के कॉलम का जो सम होता है ना, उसको हम n कह देते होते हैं. सो अब आप यहाँ पर आइए, वेरिएंस का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? सलमान तारिक हैं और मुतहर जलाल हैं. मैम को ऐसा है उससे चेंज करना है. हाँ, ये वेरिएंस तो सिंपल ऑब्जर्वेशंस का है ना. आप देखिए यहाँ आपको इस वाले जहाँ मैं स्टैटिक बना रही हूँ अभी, आपको फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं नजर आ रही फॉर्मूला में, तो मैं इस फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला बना सकती हूँ ना वेरिएंस के लिए. हम कौन सा किस तरह बनाएं इसको? जिस तरह ये था मीन का. मैम x जो मॉड x बार की जगह xif डिवाइड बाय n लिखना. यहाँ पर जो मेरे पास एक्स स्क्वायर्स होंगे, मैं पहले उनको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं उनको सम करूंगी और डिवाइड कर देंगे हम n के साथ, और माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसमें से कर देंगे हम. और एक्स बार यहाँ पर आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है. यहाँ पर जो आपने एक्स बार कैलकुलेट किया हुआ था वो सिंपल सम x ओवर n था. सम x ओवर n था, लेकिन यहाँ पर सम x f ओवर n है हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला. आप लोगों ने ये याद रखना है, कोई भी रिटन फॉर्मेट में जो डिफरेंस है ना, सिर्फ वो सिर्फ इतनी सी बात का डिफरेंस है कि यहाँ x के साथ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई हो रही होती है. यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसीज गिवन ही नहीं होती ना, तो हम x के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते. यहाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट फॉर्मेट इज कि मेरा टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो है, लेकिन इस कॉलम को देखकर बताएं कि ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है या अनग्रुप्ड है. अनग्रुप्ड है. अनग्रुप्ड है. वेरी गुड. सो अनग्रुप्ड में हम इसी वाले कॉलम को x कंसीडर कर लेते हैं. सो आपने x की हर ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए. सो यू आर गेटिंग योर आंसर. ये लास्ट वाला जो आंसर है इसी को आप यूज करेंगे. मैं इस टेबल को वहां ले जाती हूँ. अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से मीन के लिए तो मुझे पता है कि ये एक्स आई और एफ आई मुझे मिल गया ना, तो मैं ये फॉर्मूला अगर यूज करूं, मीन का फॉर्मूला बताइए. इस कॉलम का टोटल आपने यूज करना है जो आपको ये गिवन है. एक्स आई एफ आई, ठीक है. ये यस मैम. यहाँ पे वैल्यूज बताइए मुझे. जवेरिया, महजबीन, माहम, आप लोग हैं क्लास में? फ्रैक्शन मुझे कंप्लीट करवा दें बेटे. या न्यूमरेटर में क्या है इनपुट करेंगे? यस क्विकली. 84. ठीक हो गया. और डिनोमिनेटर में? यहाँ क्या लिखूं मैं?
7 7 आपने सोचा है, लेकिन 7 तो सिर्फ आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी टाइप्स है मेरे पास, लेकिन डोंट फॉरगेट कि 1 मेरे डेटा में 94 टाइम्स मौजूद है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 7 कैसे ले सकती हूँ? मैम फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे। 204 लगे। वेरी गुड। सो इसका आंसर देखिए आपको क्या मिलेगा। यस 1.39। सो 1.39 इज हियर। अब आप इसी फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में जो आपने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा है वो मुझे कौन बताएगा? सम, इसका स्क्वायर कर देंगे। वेरी गुड, x का स्क्वायर लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी डिवीजन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही होंगी, और माइनस हम क्या करते हैं? स्क्वायर ऑफ एक्स मीन डैश, मीन जो है। वेरी गुड, एक्स बार, एक्सीलेंट। सो अब आप देखकर बताइए कि यहाँ पे मुझे एक और कॉलम क्रिएट करना चाहिए। इस फॉर्मूला में मुझे ये न्यूमरेटर रिक्वायर्ड है, ये वाला न्यूमरेटर। सो मैं फॉर्मूला यहाँ पर एक कॉलम क्या क्रिएट करूँ? मेरे पास एक्स आई एफ आई तो मौजूद है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर्स लिख लेते हैं, वो होगा 0 1 4 एंड 36। और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसको हम जब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर्स मिलते हैं। सो फ्रीक्वेंसीज आर रिटन हियर। ये मैंने पास इसलिए लिख दिया था कि आपको आसानी रहे मल्टीप्लिकेशन में। एक्स स्क्वायर इज 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज 48। ये आप लोग मुझे आंसर्स बताते जाइए ताकि हम अपना ये कॉलम कंप्लीट करें क्विकली प्लीज। सो पहले द तो फर्स्ट 0 ही है। ठीक है, और नेक्स्ट 94, ठीक हो गया, 94 192, 192, 135, 135, 112, 112 हो गया, देन 75, और 36। लास्ट में 36 हो गया। अब इसका टोटल करेंगे। अभी वेरी अटेंटिव, सलमान तारिक और शाफान यासिर। यस मैम, क्या दोबारा बोलिए। आप ये कॉलम का टोटल करके मुझे बताइए आपको क्या आंसर आता है। ओके मैम। फिर 1.39 इज द एवरेज, और यहाँ पर आप इस फॉर्मूला में आंसर्स रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि आपको वेरिएंस क्या मिला है। 644, ठीक हो यस गया, मैम 644। वेरी गुड। सो अब देखिए कि वेरिएंस आपको क्या मिलेगा। मैं क्या करूंगी, 644 को हम किस से डिवाइड करें, आप ये बताइए। सिक्स 44 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 204 फ्रीक्वेंसीज जो है। 204 वेरी गुड। और ये जो आपको फ्रैक्शन मिलेगी उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1.39 का स्क्वायर। सो क्विकली कैलकुलेट करके देखिए कि आपको वेरिएंस क्या मिलता है, और फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी है। मैम 1.22 1.22 है, ठीक है। और भी कोई कैलकुलेट करके देखें, आपका यही सेम आंसर आ रहा है। यस मैम यही है 1.22। वेरी गुड। अब बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे लूं? वेरिएंस तो 1.22 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करें? मैम क्या स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन?
वेरी गुड, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, एक्सीलेंट। सो आई हैव टू कीप 1.22 इन स्क्वायर रूट। 1.106। 1.10, 3 में भी 4 राउंड करें आप, या 3 है तो हम 3 लिख देते हैं। So standard deviation is calculated like this. A single step after variance. के simple आपने variance का square root ले लेना है, you will get answer for your standard deviation. Standard deviation हमें 1.1 मिला and variance is 1.22. That is how we have to calculate the variance for frequency distribution. लेकिन ये जहन में रखिएगा ये ungrouped है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको frequency मैम distribution, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें चैट में। जी मैं कर देती हूँ। ये वैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल ही है, सॉल्व भी है। ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर एफ का आंसर 644 था ना, और 284 है ये, और 204। मैं इसको इरेज करने से पहले वहां भी रख देती हूँ, डोंट वरी। ये क्वेश्चन देखिए, मुझे ये देखकर बताइए कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो है लेकिन अनग्रुप्ड है। तो अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये मेरे कर्सर को फॉलो करें आप, तो ये फॉर्मूला तो सेम यूज हो रहा है। सो मैं x को क्या लूँ यहाँ पर तो वैल्यूज मुझे ग्रुप्स में दी हुई है, तो मैं x की जगह पर क्या ले सकती हूँ? पूरा ग्रुप तो उठा के नहीं हम रख सकते ना, x क्या लें हम? एनी आइडिया? जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक मुझे आवाज सुनाई दी है कि हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हर ग्रुप की जो मिड वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, और आपको याद है कि आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन से जब आपने मीन कैलकुलेट किया था ना, तो वो भी आपने मिड वैल्यूज लेकर कैलकुलेट किया था, याद है आपको? ये यहाँ पर रख देते हैं। और ये मैं यहाँ से डेटा लेना चाह रही थी, और इसको हम यहाँ ले आते हैं। So this is the grouped frequency information. ओके, अब देखिए आप फॉर्मूला जो हम यूज करना है ना, हमने उसमें कोई चेंज नहीं है, वो सेम फॉर्मूला है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी हमें बता दी हुई है। हमने क्लास बाउंड्रीज भी ठीक है बना ली है, और अगर हम नहीं भी बनाते तो भी इट्स फाइन, क्योंकि मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है। मुझे फॉर्मूला में एक्स आई और एफ आई भी यूज करवाना है, और एक्स स्क्वायर एफ आई भी यूज करवाना है, लेकिन क्वेश्चन इज दिस वन कि ये x क्या होना चाहिए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये आपके पास ग्रुप है ना, फर्स्ट 40 to 44 है। मुझे बताइए कि मैं यहाँ से x को कैसे कैलकुलेट करूँ? एवरेज ले लेना, मिड वैल्यू आएगी। वेरी गुड, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि 40 और 44 की एवरेज ले लें हम, we will get mid values. So 42 is here. Again सेकेंड ग्रुप के लिए 47 हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। अब आपके लिए जो x वाला कॉलम होता है ना, जो आपने अनग्रुप्ड वाले केस में ये वाला यूज किया था, ये वाला कॉलम, इसी तरह अब आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये x कॉलम बन गया। अब आपने एक्स आई एफ आई कैलकुलेट करते वक्त इस x को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप देखें 42 1s are 42, then 42 7s are 47 7s are 329। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये x है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 624 एंड सो ऑन। अब आपने फॉर्मूला में ये वाला सम जो है ये यूज करना है। सबसे पहले आप x बार कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे कौन बताएगा कि x बार यहाँ से क्या मैं फ्रैक्शन बनाऊं अपनी, क्या कैलकुलेट लेके हम यहाँ पे
यहाँ पर मैं n लिख देती हूँ। यहाँ पर n क्या है, फ्रैक्शन कंप्लीट करें मीन के लिए, न्यूमरेटर क्या होगा, 5690 और डिनोमिनेटर 95. 95. So you will get your answer for mean, simple. इसी तरह से जब आपने अपने आंसर जो थे, ये x वाला आपका कॉलम है 42, तो आपने 42 का आपने यहाँ पर x स्क्वायर का कॉलम क्रिएट करना है। सो 42 का स्क्वायर क्या होगा, 1764, और फिर फ्रीक्वेंसी आपको 1 दी हुई है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आंसर है। अब यहाँ पर 47 का स्क्वायर आपने लिखना है। तो 47 का स्क्वायर इज 2209. वेरी गुड, 2209। आपने इस 2209 को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी 7 के साथ। So you will get your this answer 15,463. ये प्रोसीजर है टू कंप्लीट दिस कॉलम, ये याद रखिएगा। ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, तो अब वेरिएंस का फॉर्मूला आप 345,680 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द काउंट, टोटल आपकी ऑब्जर्वेशंस का काउंट 95 है। सो यूं करके आपको ये वेरिएंस मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि वेरिएंस का आंसर डेटा गिवन वाज इंफॉर्मेशन इन मिनट्स, तो आप देखेंगे वेरिएंस के आंसर के साथ मिनट्स स्क्वायर आ गया है। क्या करते हैं, हमें तो इंफॉर्मेशन मिनट्स में मिली थी ना, अब क्या करेंगे हम, अगर मैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो Standard deviation. वेरी गुड, 51.4 का स्क्वायर। अब आपको समझ आएगी कि हम वाकई में स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपके आंसर जो होते हैं ना वो स्क्वायर्स में जा चुके हैं, तो मुझे तो वापस अपने यूनिट्स में आंसर देना है। तो 51.4 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यू विल गेट 7.17, और अब यहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली सिर्फ मिनट्स लिख सकते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड्स यू द आंसर इन योर ओन यूनिट्स, जिन यूनिट्स में हमें डेटा प्रोवाइड किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें कहा जाता है कि वेरिएंस मोस्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। सो यू हैव टू टेल द answer for standard deviation. This topic is very important and needs a little more attention, making the calculation of variance easier. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको डेटा प्रोवाइड किया है, जहाँ से उन्होंने आपको समझाना स्टार्ट किया है, मेरे पास इंफॉर्मेशन इज लाइक 907, 908, 898, 902 एंड 897। इस तरह के फॉर्मेट में मुझे डेटा प्रोवाइड कर दिया और वैल्यूज काफी लार्जर हैं हमारे पास। हमें ये कहा जाता है कि अगर ऑब्जर्वेशंस आपके पास लार्जर हैं तो आप क्या करें कि उनको स्मॉल बना लें। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन जहाँ पे मेरे पास ऑब्जर्वेशंस इस फॉर्मेट में गिवन है, आप मैं इनको किस तरह से स्मॉल बना सकती हूँ, क्या करें, क्योंकि अगर मेरे पास ये देख रहे हैं ना कि आप एक्स ऑब्जर्वेशन है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्स ऑब्जर्वेशन को। सो इट्स 907, 908। जरा प्लीज थोड़ा एक्टिवली एंड क्विकली ये कंप्लीट करवाइए मेरे साथ, टोटल करें जरा इसका। $897 ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस मुझे प्रोवाइड किए हैं। अब आप देखें कि आपने इन ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर भी लेना है, क्योंकि फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला इज टेलिंग मी सम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर। सो यहाँ पर स्क्वायर जरा लें, 907 का स्क्वायर क्या होगा,
490 907 का स्क्वायर बेटे। अच्छा 907 हम्म 822649 है। इसी तरह आप 908 का स्क्वायर लें। ये जरा करें, स्क्वायर्स लेते जाएं और मुझे जरा नोट डाउन करवाएं। 82464 4464, then 898, 806404 अब आप 902 का स्क्वायर लें। 813604 813 604 804609 804 एंड 609। अब आप इन दोनों कॉलम्स का हमें टोटल चाहिए। 4512 यहाँ पर आएगा 4512 एंड इन दिस कॉलम ये नहीं हम कर रहे। plus 824464 plus कितना उलझन हो रही है ना इसको करते हुए भी। 4 yes ma'am 813 604 plus 804609 ma'am 4071 4071 730 730। सो अब आप देखें कि मैं अपना वेरिएंस यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हूँ। सो 4071730 डिवाइडेड बाय सिर्फ और सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन थी ये, और माइनस हम 4512 सम ऑफ एक्स है ना, तो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n मेरे पास मीन हो जाएगा। सो मीन का स्क्वायर इज लाइक दिस। 5 मैम आज क्विज तो नहीं? नहीं आज क्विज तो नहीं है। मैम लेफ्ट साइड का 814346 है लेफ्ट साइड का मैम मैम मेरा लेफ्ट मोबाइल साइड पे बंद हो रहा है। 814346 814346 46 है, और 4512 डिवाइडेड बाय 5 इसका स्क्वायर लेंगे 8143 814325.76 ओके plus 4512 डिवाइडेड बाय 5 इट्स 814346 902.4 एंड 902 20.24 आंसर आता है 814325.76 यस मैम और नीचे और यहाँ पे क्या है? 20.24 ठीक हो गया। ये हमारे पास देखिए वेरिएंस का आंसर हमें ये मिला है, और हमें काफी जो है ना वो एफर्ट करनी पड़ी है ये आंसर लेने के लिए। सो व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने डेटा की हर ऑब्जर्वेशन में से 900 को माइनस कर दें। सो अब आपने क्या करना है, मैं इन बिटवीन यहाँ पर स्केच करती हूँ लाइन, और मैं क्या करती हूँ कि अपनी हर ऑब्जर्वेशन में से 900 को माइनस कर देती हूँ, और ये जो भी मेरे पास आंसर्स बनेंगे मैं इनका नया नाम y रख देती हूँ। सो फर्स्ट आंसर इज 907 minus 900. I'm getting 7 here, then I'm getting 8 here, then 898 में से 900 माइनस कर दें तो -2 here, then +2 here, and then 897 में से 900 करें तो मुझे आंसर मिलेगा -3। ठीक है, अब आप क्विकली ये जो आपके पास वाइज आपको नई इंफॉर्मेशन मिली है, आप इन्हीं के स्क्वायर्स कर लें। सो 7 7s are 49, 64, 4, 4 and 9।
अब आप इनके टोटल सम तो हम आराम से कर सकते हैं ना, ये कैंसिल हो जाएंगे और 7 8 15 और 15 में से 3 कैंसिल करें तो 12 हो गया। अब आप इनका सम ले लें तो ये 130 130 वेरी गुड। अब आप इस पे यही फॉर्मूला अप्लाई कर दे वेरिएंस का, और एक्चुअली मैं वेरिएंस कैलकुलेट कर रही हूँ y के लिए, क्योंकि अब मैं अपने वेरिएबल को y में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट विल बी लाइक सम ऑफ y स्क्वायर 12 divided by डिवाइडेड 5 बाय n माइनस y बार होल स्क्वायर। तो सम ऑफ y स्क्वायर मेरे पास 130 है डिवाइडेड बाय 5, और 12 है सम ऑफ y डिवाइडेड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर। इसका जरा आंसर देखें आप। 26 माइनस आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 होता है 2.4 एंड 2.4 का स्क्वायर लें तो 5.76 एंड 20 माइनस 5.76 21.24 राइट, या 20.24 ही आएगा आंसर प्रोबेबली। 20.24। आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम आंसर मिला आपको। ये वाला आंसर देखें और ये वाला आंसर देखें, आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिला है। और टाइम आप नोटिस कर लें कि वो हमने कितने टाइम में किया था और ये कैलकुलेटर के बगैर एग्जैक्टली विदाउट कैलकुलेटर। सो समझने की बात ये है कि अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत लार्जर हैं और उनका पैटर्न, उनमें वेरिएशन इस तरह की है, मैं कोई भी कांस्टेंट लेकर अपनी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करती हूँ तो एक्चुअली मेरी ऑब्जर्वेशंस की वेरिएशन का पैटर्न चेंज नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस मेरी स्मॉलर हो जाती है। वेरिएशन का आंसर यहाँ पर भी सेम है और वेरिएशन का आंसर यहाँ पर भी सेम है। ये मैंने वेरिएशन स्केच की हुई है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो अगर मेरी वेरिएशन यूं इस तरह से बन रही है, मैं कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर उसमें से यूं थी ब्लू वाली, मैंने कोई ऑब्जर्वेशन कोई कांस्टेंट यहाँ से माइनस कर दिया, सो लेट्स से माइनस 900 कर दिया, तो मेरा यहाँ पर ये आंसर था, अब ये आंसर स्मॉलर होके यहाँ पर चला गया। तो अब आप देखिए कि माइनस 900 करने से मेरा पैटर्न तो चेंज नहीं हुआ ना, इसलिए वेरिएशन चेंज नहीं होती है। सो ये हमारे लिए बहुत ट्रिकी है और बहुत कन्वीनियंट है टू हैंडल द लार्जर ऑब्जर्वेशन। आप लार्जर ऑब्जर्वेशंस में से कोई भी कांस्टेंट उठा के माइनस कर दें। हमने तो 900 माइनस किया ना, अगर आप अपनी हर ऑब्जर्वेशन में से 902 माइनस कर देंगे, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन में से, या 900 की बजाय ना आप 902 माइनस कर दें, तो सब ऑब्जर्वेशन में से आप 902 माइनस करेंगे, यू विल गेट अ न्यू सेट ऑफ डेटा। आप उस डेटा का जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको 20.24 ही मिलेगा। सो दिस इज वेरी लॉजिकल एंड वेरी इजी इन फैक्ट, कि मेरे पास लार्जर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा उसको हम बहुत ही जो है ना आराम से हैंडल कर सकेंगे आफ्टर डूइंग द कन्वर्जन। ये 900 सब्ट्रैक्ट करें, कन्वर्जन करें एंड यू कैन हैव द इंफॉर्मेशन के वेरिएशन दोनों केसेस में आपको सेम ही आंसर देगी। वेरिएंस है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें एंड कंक्लूड योर आंसर फॉर द वेरिएशन। तो ये आपको एक टूल बता दिया गया है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ टूल, लेकिन अगेन आपकी अपनी मर्जी है। आप अगर चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, अगर तो क्वेश्चन में कंपल्शन दे दिए तो फिर तो आपको यूज करना होगा, और अगर क्वेश्चन में कंपल्शन नहीं थी तो इट्स अप टू यू। अगर आपके पास टूल है, आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई है कि 80 फीमेल स्टूडेंट्स की हाइट सेंटीमीटर्स में, और अपने डेटा का नाम उन्होंने एक्स रखा हुआ है, ठीक है, हाइट्स के लिए जो इंफॉर्मेशन थी 80 स्टूडेंट्स की। सो अब उन्होंने, आप देखें, आपको हर ऑब्जर्वेशन में से 160 माइनस कर दिया और उन 80 ऑब्जर्वेशंस में से 160 माइनस किया और वो आपको नया टोटल बता रहे हैं। तो एक्चुअली x माइनस 160 को y कंसीडर कर लें, और इसी तरह से उन्होंने y स्क्वायर आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप y में फॉर्मूला कैलकुलेट करके वेरिएंस आंसर बता दें। जो वेरिएशन y की है ना, वही वेरिएशन आपके x वेरिएबल की होगी और होनी भी चाहिए। तो हम बड़े आराम से कन्वर्जन के बावजूद
हमें आंसर में कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती है। जो वेरिएशन का आंसर आपको y से मिला है वही वेरिएशन x वेरिएबल की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है स्टैटिस्टिक्स का और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपने इसको याद रखना है। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन। जहाँ कहीं लिटरेचर में आपको चेंज ऑफ ऑरिजिन लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब होता है कि आपने अपने डेटा को ईजियर फॉर्मेट देने के लिए समथिंग यू हैव आइदर एडेड या फिर सब्ट्रैक्ट किया है। मोस्टली हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं अपनी वैल्यूज को स्मॉलर बनाने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ऑरिजिन एज वेल। ये आपने याद रखना है। अब आप अगर 3C एक्सरसाइज देखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंसेस इन एन ऑफिस एंड नंबर ऑफ डेज। इफ नो एब्सेंस वाज ऑब्जर्व्ड फॉर 54 डेज, ऑफिस में सिर्फ एक एब्सेंट था कोई भी पर्सन, 24 डेज ऐसा हुआ कि कोई ना कोई एक पर्सन ऑफिस में से एब्सेंट हो जाता है। सो व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ एब्सेंस और नंबर ऑफ डेज आपको बताए गए हैं। फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे आप? यानी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको जज करने में कि विच इंफॉर्मेशन इज अबाउट फ्रीक्वेंसीज? नंबर ऑफ डेज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फ्रीक्वेंसीज को हम नंबर ऑफ डेज लेंगे ना, क्योंकि हम स्टडी नंबर ऑफ एब्सेंसेस को कर रहे हैं। ऑफिस में 4 एब्सेंसेस थी, सिर्फ ऐसा 2 डेज हुआ। So days are taken as frequencies. What you have to do is mean calculate करना है और variance calculate करना है. So frequency table तो है लेकिन grouped नहीं है. So easier is कि x आप इसको ले लें, frequency इसको ले लें और which formula we recently have learned वो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं. Question number 2 में देखें, plates of a certain design are painted by a particular factory employee. At the end of each day, the plates are inspected and some are rejected. कुछ ना कुछ mistake थी उनकी construction में तो reject कर दिया हमने. The table shows the number of plates rejected over a period of 30 days. So 30 days तक हम notice करते चले आए. 0 रिजेक्शंस हमने की थी 18 डेज मुसलसल, कोई प्लेट भी हमने रिजेक्ट नहीं की है और ऐसा 18 डेज तक हुआ. फिर क्या हुआ कि एक प्लेट हमने रिजेक्ट की, कोई से भी 5 डेज ऐसे थे जिनमें हमें एक प्लेट को रिजेक्ट करना पड़ी और वो डेज थे आउट ऑफ 30, 5 डेज थे. 3 डेज में ऐसा हुआ कि 2 प्लेट्स रिजेक्ट हुई एंड सो ऑन, और सिर्फ 1 डे ऐसा हुआ कि 6 प्लेट्स रिजेक्ट हुई एंड दैट ऑल्सो हैपेंड फॉर 5 rejections, 4 rejections and 3 rejections. So the number of days again is here. So variable is x variable किसको लेंगे आप? Number of rejections हम study कर रहे हैं ना. So number of days को हम frequencies consider करेंगे. मैम क्या पूछ रही हैं आप? फ्रीक्वेंसी किसे लेंगे? यही पूछा था मैंने. नंबर ऑफ डेज को लेंगे. Laiba, very good. You answer most of the questions, but I am looking forward for others' participation as well. Yes, ma'am. जवेरिया हैं, वकार हैं, दानियाल, सलमान, आप सब लोग क्यों खामोश हैं? फराज होंगे ही नहीं. अब लेक्चर्स को फॉलो करें या कहीं ऑनलाइन होके लेफ्ट राइट हो गए हैं? लेफ्ट राइट हो गए. ऐसा नहीं करता. फॉलो कर रहे हैं. पता क्या होता है? डिस्टॉर्शन इज देयर. होता है इस तरह से है कि एट द एंड अगर आप टाइमली और डेली बेसिस पर पंक्चुअलिटी के साथ अपने कंटेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं ना, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, अभी नंबर ऑफ कंटेंट्स जो हमने सीखे हैं वो कम हैं. जो हम आगे चलते जाएंगे व्हाट वी हैव लर्नड इज एक्यूमुलेटेड, वो कंटेंट्स एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं. एट द एंड क्या होगा एग्जाम पे, फिर जब आपको इकट्ठा सब कुछ रिवाइज करना पड़ता है ना, फिर हम पैनिक होते हैं.
अगर आप टाइमली सीखते चले जाएंगे ना, अपने पास अपने नोट्स रखते चले जाएंगे और इंडेक्स बनाते चले जाएंगे कि इस डे में लेसन में हमने ये कुछ सीखा था, तो आपको एंड पे रिवीजन में परेशानी नहीं होगी। इवन अगर लेट्स से आपके एग्जाम्स लेट्स से कि अगर ऑनलाइन होते भी हैं तो आपके टॉपिक्स इंडेक्स, जो टॉपिक इंडेक्स होगा ना डेट वाइज, वो मौजूद होगा आपके पास, सो यू कैन चेक योर लेसन्स एज वेल। ओपन बुक अगर होता है तो फिर आपको भी हेल्प आसानी से मिलेगी। सो अटेंटिव थोड़ा सा रहें। मैं अटेंडेंस लेती हूँ, आज सबके नेम्स कॉल करती हूँ मैं, ताकि सब बोलें जरा एक मर्तबा। सो स्टार्ट करूँ अटेंडेंस? प्रेजेंट मैम। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं बोला, रोल Yes, नंबर भी ma'am. नहीं बोला। ये कौन गेस कर रहा है? वकार नजीर। अच्छा, वकार नजीर की तो अभी टर्न ही नहीं आई थी। सलमान फारूक हैं, सुलेमान फारूक, मोहम्मद सुलेमान फारूक। तब से इधर ही हूँ। मलिक मोहम्मद तैयब, Yes, ma'am. वकार नजीर, अमार नदीम। यस मैम, बता रही। अच्छा, वकार नजीर के देखें बैकग्राउंड पे कोई नॉइस चल रही है, दैट मींस कि अभी फर्स्ट टाइम अनम्यूट किया आपने, ऐसे ही है? Yes, ma'am. अमार नदीम है, यस मैम। सैयद मशहूद बुखारी एब्सेंट, दानियाल सलीम, प्रेजेंट मैम। दानियाल मशहूद मैम। ठीक है, दोनों प्रेजेंट हो गए, दानियाल भी और मशहूद भी। सलमान तारिक हैं, यस मैम, यस मैम। मुत्तहर जलाल हैं, Yes, ma'am. शाफान, यस मैम। मोहम्मद मेहदी नहीं है, और मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, माहम सलाहुद्दीन, जी मैम, मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके, और माहम सलाहुद्दीन, माजबीन, उस्मान अफजल, जवेरिया तारिक, प्रेजेंट मैम। उस्मान रशीद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला, फराज अहमद, मैम मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक हो गया, और फराज अहमद हैं, सो एब्सेंट। राव अब्दुल हनान, हनान है प्रेजेंट है लेकिन वो यस मैम। म्यूट यस हुआ मैम। यस हुआ वो भी है। लेकिन अवे हैं हम कहीं, पता नहीं कहाँ। हनान पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। वलीद अमजद हैं, एंड मोहम्मद उमर अजमल। Yes, ma'am. Present. जमील आप हैं क्लास में? वैसे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैं जमील का काउंट करूँ ना अटेंडेंस का, तो बहुत ही जो है ना वो हॉरिबल सा स्केरी सी बात है। पता नहीं क्लास में होते भी हैं कि नहीं, मैंने काफ़ी मर्तबा बुलाया भी लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं देते कभी भी। जमील आप हैं क्लास में? इज देयर एनी माइक इशू? मैम चैट बॉक्स में भी कुछ मैम मैसेज आ रहे हैं। कुछ बच्चे मैम रिमोट एरिया से भी क्लास अटेंड करते हैं। 87 एंड 90 कुछ कह रहे हैं। और अब्दुल मोइज हैं, यस मैम। अली इरफान, मोहम्मद शाहजेब, तहरिश फातिमा,
मोहम्मद अंस, लाइबा सुहेल, प्रेजेंट। मोहम्मद नोमान, उस्मान एहसन प्रेजेंट नुमान प्रेजेंट। और उस्मान एहसन यही कोई है। पता नहीं, अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी। यस मैम, ये लाइबा की तरह सारे ऐसे ही हैं। और उस्मान एहसन, मुझे राना नहीं नजम, दिखता वो। उस्मान प्रेजेंट है। एंड राना नजम, अली हैदर, नूरुल ऐन, Present, ma'am. Ali Hadar. ओके, एंड नूरुल ऐन, अहमद रजा, फलक शेर एंड मोहम्मद तजम्मल, मोहम्मद एजाज। प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट है ये? जम्मल। Saz, ma'am. Present. Jamal और एजाज दोनों प्रेजेंट हैं। फैसल मुनीर, मेहरानुल हसन, उमैर, मोहम्मद उस्मान, उमैर Present, ma'am. ओके, मलिक यूसुफ सज्जाद Yes, ma'am. एंड अबुल हसन, Ma'am Usman, present. ओके। Present, ma'am. आप लोग वैसे जिस तरह आप अटेंडेंस के लिए अपने नाम पे रिस्पांस देते हैं ना, तो क्लास पार्टिसिपेशन के लिए जब मैं आपके नेम्स कॉल कर रही होती हूँ, आप तभी भी बोला करें। आई विल हाईली अप्रिशिएट, क्योंकि बहुत टीचर के लिए ना ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर किसी के क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स, मेरे लिए तो मुश्किल होता है कि मैं वहाँ पर 0 इनपुट कर दूँ, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो अगर आप हाँ पूरे ज़रूर मैं करूँगी। तो जब मैं बुलाती हूँ आपका नाम के आंसर दें तो बोला करें ना, पूरे पुरजोश होके बोला करें। सही है मैम, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैम। ज़रूर कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप किसी को कोई बात बता रहे हों और आपको लगे वो आपकी बात ध्यान से नहीं सुनते, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। और ये तो फिर भी स्टडीज़ की बात है, स्टडीज़ में आपको अटेंटिव होना चाहिए ना, बाद में मुश्किल होती है। ऑल्दो कि मैं कभी हेजिटेट नहीं करती, आप जब भी पूछते हैं मैं आंसर देती रहती हूँ, लेकिन साथ अंदाज़ा लगाती रहती हूँ कि क्लास में नहीं सुना था ये। So from the question number 3, it's all about now grouped frequency distribution table. So grouped frequency distribution table में formula same use होता है। For example, अगर आप mean calculate करते हैं ना, तो आप x को ही frequency के साथ multiply करके sum करते हैं और n से divide करते हैं, where n is the count of total frequencies. इसको हम n कह रहे होते हैं। यहाँ पर x की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अब आपने x जो है ना वो मिड पॉइंट्स लेने हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन। सेम इसी पैटर्न पर जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया था कि अपने हर x में से 900 को माइनस कर दिया था, and then we manually even calculated the variance. So यहाँ पर भी ऐसा ही वो आपको सिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन में अपनी हर ऑब्जर्वेशन में से 20 को माइनस कर दें आप and calculate the variation. Question number 6 is also about something that will change your origin. वो कहते हैं कि अब की बार आप 20 को ऐड कर दें और फिर देखें आपको क्या आंसर मिलता है, and so on. 7th क्वेश्चन में आपने जो है ना वो इसको क्लास को खुद क्लोज करना है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल। यहाँ पर है एट द स्टार्ट ऑफ न्यू स्कूल, हाइट्स उन्होंने नोटिस की हुई है सेंटीमीटर्स में। द 10 पीपल्स इन द 110 onward group have heights not less than 110 but less than 120. So वो आपको ये समझा रहे हैं कि 110 से अगर स्टार्ट किए ना, इस ग्रुप को क्लोज 120 पर कर दें, और इसी तरह से इस ग्रुप को अब कहाँ पर क्लोज करेंगे हम,
मैं यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ बताइए 100 एंड 110 पर ये क्लोज हो गया, 110 से 120 पर ये क्लोज हो रहा है। अब 120 से इसको कहाँ क्लोज करें क्विकली? उस्मान अब्दुल्ला 130। अगेन सिर्फ मुझे आंसर जो है ना वो लाइबा से मिल रहा होता है। लाइव मैम और मेरे ये- पार्टिसिपेशन के पूरे मार्क्स लगा दें। एग्जैक्टली आंखें बंद ये बोल ही करके नहीं देती। 140 हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम 150 लिखेंगे। अब यहाँ बताएं मैं क्या करूं, यहाँ मैंने 160 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखूं? इज दिस ओपन एंडेड ग्रुप? मैं इसको ओपन 170 एंडेड, एक्सीलेंट। नहीं 170 ही लिखेंगे। अगर ये ओपन एंडेड होता ना तो वो यहाँ पर ग्रेटर देन 160 लिखकर इसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। उन्होंने ग्रेटर देन 160 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ब्लैंक छोड़ी हुई है। तो जिस पैटर्न पर आप फिल करते आए हैं ना ब्लैंक्स को, उसी पैटर्न पर यहाँ अपने ब्लैंक को यस फिल कर मैम, देना है। 10 के इंटरवल से। एग्जैक्टली सो ये ग्रेटर देन 60 नहीं बताया हुआ। अगर इस तरह से लिखा होता ना तो देन हम कहते कि ये ओपन ग्रुप है हमारा, तो हमें खुद क्लोज करना पड़ेगा इसे। सो ये बात जिसने ध्यान से सुनी है वही इस क्वेश्चन को कर सकेगा, और जो अब मेरे से पूछेगा तो मैं समझूंगी ये क्लास में नहीं सुना था, लेकिन वैसे मैं बता दूंगी। यस मैम मैम। आपके No. पास सॉल्व में पढ़ी हुई है ये एक्सरसाइजेस? अब नहीं। चैप्टर 2 की प्रैक्टिस करनी है तो आंसर्स आंसर्स बुक के सबसे एंड पर दिए हुए हैं बेटे, आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन इस बुक का अगर आप यूं कहते हैं कि सोल्यूशन बुक कहीं पर है तो वो कहीं भी नहीं है। ओके मैम। लेकिन आप करते चले जाइए, आप जहां पर जिस स्टेप से मेरे से पूछेंगे आई विल गाइड यू देयर एंड देन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के ज्यादा देर ना हो, आपको आंसर फौरन मिले। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंगली दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो हमने करना है। अब मुझे जरा ये आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, यहाँ पर मुझे देखकर बताइए कि शेल्फ 1 में स्क्यूनेस कौन सी है, शेल्फ 2 में स्क्यूनेस कौन सी है और शेल्फ 3 में स्क्यूनेस कौन सी है। सबसे पहले शेल्फ 1 में कौन बताएगा लाइबा के अलावा? मैम राइट अच्छा नहीं था। नहीं आपकी बात नहीं है। किसने बताया, क्या बताया? मैम राइट जो है हाँ राइट साइड पे स्क्यूनेस चल रही है, तो क्या मैं स्क्यूनेस को कहूँ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। शेल्फ 2 में बताइए कौन सी स्क्यूनेस है? नेगेटिव है। और क्या शेल्फ 3 में कोई स्क्यूनेस है? नो नो मैम। अच्छा एक और भी मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल्स के साइजेस डिफरेंट रखे हुए हैं उन्होंने। ये वाला रेक्टेंगल नंबर 1 शेल्फ का सबसे लार्जर है, ये और ये मुझे कुछ अगर स्केल से हम पढ़ते हैं तो ये वाला रेक्टेंगल सबसे छोटा है शेल्फ 2 का, तो शेल्फ 3 का नंबर 2 पर है, यानी नंबर 2 पर ये है, सबसे बड़ा ये है, और नंबर 3 पर ये है। मैंने स्केल्स की लाइन से अंदाजा लगाया। तो ये रेक्टेंगल के साइज क्यों डिफरेंट हो गए ना, मैं इस चीज को क्या कंसीडर करूं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप आंसर कैलकुलेट करें Q3 माइनस Q1 का, चलें इस तरह सोच के बताएं, तो आपको सबसे लार्जर आंसर किस केस में मिलेगा? शेल्फ 1 में, 2 में या 3 में? Q3 इज हियर। 3 में 3 वाले में सबसे लार्जर आंसर है Q3 माइनस Q1 का। नहीं, आप 3 में नोटिस नहीं करें मिलेगा। Q3 ये होता है, मैं कलर चेंज करूं इसका, यानी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सबसे लंबाई हम इसको कहेंगे ना रेक्टेंगल की लंबाई, ये Q3 है और ये Q1 है। फिर आप देखें ये Q3 है और ये Q1 है। Q1 में मिलेगा। शेल्फ 1 में मिलेगा। यस मैम 1 में। शेल्फ 1 में सबसे लार्जर आंसर है Q3 माइनस Q1 का। इज इट सो? यस मैम। और फिर उसके बाद शेल्फ 2 में है या शेल्फ 3 में है? 2
मतलब शेल्फ 3 हाँ इधर है, क्योंकि मैं अगर स्केल स्क्वायर्स बने हुए हैं ना, मैं वहां से काउंट करूं तो Q3 माइनस Q1 का आंसर यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर भी मैंने Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1 किस चीज को शो करता है? किस चीज को शो करता जो है? ये आपने वो टैग किया हुआ है, लेबल किया हुआ है, What type? वेरिएंस को नहीं शो करता, वेरिएशन स्टार्टिंग को, एंड एंडिंग पॉइंट वेरिएशन को नहीं बता यस रहा मैम, होता ये। इंटरवल को। हमने यही हमने यही सीखा था। अगर ये पेजेस इस चैप्टर के सबसे स्टार्ट में लेकर जाए ना, तो रेंज के बाद हमने ये सीखा था कि Q3 माइनस Q1 क्वार्टाइल डेविएशन होती है। इसका आंसर जहां बड़ा होगा ना, लार्जर नंबर होगा, उसका मतलब होगा इस इंफॉर्मेशन में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि शेल्फ 1, शेल्फ 2, शेल्फ 3 में जो ये रेक्टेंगल का साइज है, ये आपको क्या बता रहा है, तो क्या आंसर देंगे? रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है, ये इसकी लंबाई सी जो है, ये किस चीज को शो कर रही है? वेरिएंस। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और इतना एक्सीलेंट आंसर हमें किसने बताया? सलमान मैम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आपने याद रखना है कि ये जो रेक्टेंगल के साइजेस होते हैं ना, कि कोई रेक्टेंगल हम बड़ा क्यों बनाएं, लाइबा तो मुझे पता है कि उनको आइडिया होगा ये। So wherever the rectangle size is larger, you can say it's telling you about the variation in the data, और वेरिएशन इस वाले सेंस में हम मेजर कर रहे होते हैं। तो ये चीज इन्होंने इतनी बड़ी कहानी में यहाँ लिखी हुई है, जो मैंने आपको फ्यू वर्ड्स में बता दिए कि जो बॉक्स प्लॉट होता है ना, विस्कर बॉक्स प्लॉट, वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। एक तो वो 5 नंबर समरी हमें बता देता है, दूसरा वो हमें स्क्यूनेस बता देता है, और तीसरे पॉइंट पे वो क्या बताता है? बता देना, तीसरे पॉइंट पर क्या बताता है? अभी मैंने आपको बताया है, वेरिएंस। वेरी गुड। सो 5 नंबर समरी हमें बताएगा, ये मैं यहाँ लिख भी देती हूँ और ये मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ। और दूसरा ये हमें बताता है स्क्यूनेस, और तीसरे पॉइंट पे रेक्टेंगल का जो भी उसका वो होता है ना, हाइट है या लेंथ है उसकी, अगर आपको पता है ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हम यूं भी बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं हम, डिपेंड्स कि हमें क्या फॉर्मेट अपील कर रहा है। अगर आपको ये फॉर्मेट अपील कर रहा है तो आप इस तरह बना सकते हैं, और अगर हमें इस तरह वाला फॉर्मेट अपील करता है तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। सो बॉक्स एंड विस्कर जो रेक्टेंगल है ना, उसकी हाइट या फिर उसकी जो लेंथ है, ये आपको बता रही होती है वेरिएशन, ये आपने याद रखना है। so, यहाँ पर हम जी अटेंडेंस लगा दे मैम, वो नेट का इशू है मैम, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप क्यों परेशान होते हैं? अटेंडेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये हमारा हो गया 3rd चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एज अ प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट तरह का है, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस इसके अलावा मैं नहीं चाहूंगी कि आप मजीद क्वेश्चंस मिसलेनियस से करें। दैट्स ऑल। सबसे पहले कितने चैप्टर पढ़े? हम लोग मिड से पहले, यस मैम, मिड तक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, लेकिन 4th चैप्टर ऑलमोस्ट हमने हाफ करना है, सारा नहीं करना। 5th चैप्टर हम स्किप कर देंगे, फिर हम 6th चैप्टर करेंगे, 7th और 8th करेंगे, या फुल स्टॉप 7th पर जाएगा या 8th पर जाएगा मिड से पहले। और ये चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ना, 6th 7th और 8th, ये बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। मैम नेक्स्ट क्लास में जो क्विज होगा उसमें भी एमसीक्यूज ही होंगे? हाँ जी, ऐसा ही होगा। अच्छा, एक जाते हुए मुझे एक चीज जो है वो आप
कन्वे कर दें ज़रा। ये मेरे पास डेटा है कोई भी, लेट्स से इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 160 हैं। ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। इफ़ यू आर आस्क्ड टू टेल द मीडियन, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे? हाफ लेंगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वाई एक्सिस पर। सो मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस का हाफ ले लूंगी एंड हाफ इज लाइक 80th ऑब्जर्वेशन इन द डेटा विल बी कॉल्ड मीडियन। यहाँ पर आपने जब इस एक्टिविटी को शो करना है ना, सो आपने 80th ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे, तो जब आप ग्राफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो आपने ग्राफ के ऊपर शो करनी है। सिर्फ मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहती हूँ। अपने कर्व तक आपने आना है, बस यहाँ तक। यहाँ से फिर आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर आ जाना है। अब आप स्केल के अकॉर्डिंगली इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन रीड कर लेंगे कि वट एवर इज रिटन हियर, वो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर लिखी हुई, उसको हमने मीडियन कहना है। तो जब आप ग्राफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो उसको आपने ग्राफ के ऊपर उसकी वर्किंग को शो करना होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आपको ग्राफ बनाने को नहीं कहा जाता, ग्राफ को रीड करने के लिए कहा जाता है। सो इस तरह की सिचुएशन में जब आप ग्राफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें ना, तो उसकी वर्किंग आप यहाँ ग्राफ के ऊपर ज़रूर शो करें। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक कर रही थी, बहुत अच्छी थी, एक्सीलेंट। सो वहाँ पर मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कम्युनिकेट कि इस तरह की वर्किंग आपने ग्राफ के ऊपर दिखानी है, शो करनी होती है हमने ये। सो इस पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम अपना लेसन यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने 4th चैप्टर स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट लेसन में आप आने से पहले प्रोबेबिलिटी बहुत ही ये आसान टॉपिक होता है और बहुत मज़े का होता है। और सबसे अच्छी बात होती है इसमें कैलकुलेशंस इस तरह की नहीं होती हैं बिग ब्लास्ट किस्म की कि हम उसमें अपने आप को जो है ना वो उलझन सी फील होने लग जाए। कैलकुलेशंस बहुत आसान होती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट समझने की बस होती है कि वो समझ आ जाए, तो कैलकुलेशंस तो आप मैनुअली भी कर जाएंगे यहाँ पर। सो ये थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलैक्सिंग टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग नेक्स्ट लेसन में आते हैं ना, तो पेज नंबर 68 तक, जहाँ पर ये आपको सर्कल सा बना हुआ नजर आए, ये एग्जाम्पल, यहाँ तक एक मरतबा गो थ्रू करके आइएगा। तो जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, तो वो आप जब आपको आंसर्स मिलेंगे लेसन में, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो एक मरतबा पेज यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा जहाँ तक मैंने आपको बताया। ठीक हो गया?